दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्क पावर एनर्जी पे आज हमारा 13th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पोटेंशियल फंक्शन को या पोटेंशियल एनर्जी को समझा था कि कैसे हम पोटेंशियल फंक्शन को प्लॉट करते हैं और वहां से हम फोर्स कैसे निकालें, और हमने वन डायमेंशन की सिचुएशन ली थी। और फिर हमने देखा था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, कैसे टर्निंग पॉइंट हम देखते हैं, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम कैसे चेक करते हैं, कब कब इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। तो वो हमने लास्ट एपिसोड में देखा। आज का जो एपिसोड है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रैसनिक हॉलिडे का क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं। जरा देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपके पास ये x है और यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन है। कुछ लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, और वन डायमेंशन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ इस तरह के हैं। और आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है। 0 से लेके 1 तक आपका दे रखा है 20 जूल, 20 जूल, और 20 से मतलब 1 से और 4 तक ये डिक्रीज हुआ है और ये अल्टीमेटली 7 जूल पे आ गया है। दिस इज 7 जूल। ठीक है, 4 पे, यहाँ पे 7 जूल हो गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद 5, 6, 7, तो 4 के बाद क्या हुआ है, 4 to 5 ये कांस्टेंट रहा 7 जूल पे, एंड देन 5 to 6 ये 0 पे आ गया, फिर से आपका 0 पे आ गया। इस तरह का आपको ग्राफ दे रखा है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ जो वेरिएशन है वो आपको गिवन है। आपको ये दे रखा है कि पार्टिकल का जो मास है वो 2 किलोग्राम का है, एंड जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज 16 जूल। मैकेनिकल एनर्जी आपको दे रखी है, नॉट 16 जूल, ये नहीं दे रखा भाई। मैकेनिकल एनर्जी आपको ये दे रखा है 2 किलोग्राम particle moves along the x-axis in one-dimensional motion while a conservative force along that axis acts on it। ये कह रहा है along that axis x-axis केवल कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, केवल x डायरेक्शन में फोर्स है। The potential energy ux associated with the force is plotted in the figure। That is, if the particle were placed at any position between x equal to 0 to 7 meter, it would have the plotted value of u। ये कह रहा है 0 से 7 के बीच अगर पार्टिकल को हमने प्लॉट कर दिया है, 0 से 7 के बीच अगर पार्टिकल कहीं पे भी रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। ये आपको गिवन है। ठीक है, द पार्टिकल हैज वेलोसिटी -4 i कैप एट x इक्वल टू 6.5। ये दे रखा भी एट x इक्वल टू 6.5 मीटर जो वेलोसिटी है वो दे रखी है -4 मीटर 4 i कैप, ये दे रखा है मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दे रखी है x इक्वल टू 6.5 मीटर पे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। डिटरमिन द पार्टिकल स्पीड एट x इक्वल टू 4.5। एट x इक्वल टू 4.5 मीटर आपको स्पीड बतानी है क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, टर्निंग पॉइंट आपको बताने हैं। टर्निंग पॉइंट्स आपको बताने हैं कि टर्निंग पॉइंट्स कौन से होंगे। ठीक है, और तीसरा आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज इन द रीजन फ्रॉम 1.9 to 4। तो तीसरा जो है वो आपको बताना है फोर्स एक्टिंग। फोर्स का ग्राफ ही बोल दो ना, फोर्स ग्राफ। आपको फोर्स का ग्राफ भी बताना है कि फोर्स का ग्राफ जो है वो किस तरह का आएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्स का ग्राफ ही बनाएंगे। ठीक है, तो फोर्स का ग्राफ बनाना थोड़ा हमारे लिए आसान है, तो मैं रेड पेन से उसको बनाऊंगा, बट एक्सिस को चलो ब्लैक से दिखा देता हूं। ठीक है, ये है मेरे पास फोर्स, और आप जानते हो कि फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -dv/dx। ठीक है जी, इस तरह का मेरे पास फोर्स बनेगा और ये आई कैप की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, अब जरा देखिए 0 से 1 तक जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज 0, ये 0 रहेगा, एंड फिर 1 से लेके 4 तक अगर आप ध्यान से देखो तो डेरिवेटिव क्या आएगा। डेरिवेटिव माने स्लोप होता है दोस्तों।
तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? चेंज इन हाइट देखो कितनी है, चेंज इन हाइट इज -13/3, तो इसका जो स्लोप आएगा -13/3 आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से बाहर है तो 13/3 बन जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रहेगा 1 से लेके 4 तक, एंड इट विल बी 13/3, ये बनेगा 13/3 जूल। ठीक है जी, ओके। अब आइए 4 से 5 0 रहेगा, अब 5 से 6 अगेन नेगेटिव है और वो आएगा -7 स्लोप आएगा इसका, और उसके आगे एक और माइनस लगाओगे तो +7 हो जाएगा। ठीक है, +7, यहां से यहां तक +7 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए, तो ये 7 न्यूटन बनेगा, माफ कीजिएगा जूल नहीं बनेगा भाई, 7 न्यूटन। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने फोर्स का ग्राफ बना दिया, और उसके बाद 6 से 7 फिर से मेरा 0 आ जाएगा। एक बार चेक कर ले, कोई मिस्टेक ना हो गई हो। 13.3 मेरे ख्याल से ठीक है ये, और यहाँ पे 7/1, ठीक है जी, 7 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स आएगा। ये एक तो फोर्स का ग्राफ हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर दिया। अब आपको बताना है, देखो ये कह रहा है कि x = 6.5 पे v की वैल्यू दे दी है। 6.5 कहां पे है? यहां पे, इस जगह पे काइनेटिक ये स्पीड की वैल्यू दे रखी है। स्पीड की वैल्यू देने का मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देना, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और आप जानते हो कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, बताओ जरा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, बताओ जरा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, कहां पे देखना है मुझे? एट x = 6.5 पे अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल आएगी 12 mv²। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों? ये होगा 16 जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है वही मेरी मैकेनिकल एनर्जी बनी हुई है 16 जूल। और आप जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो 16 जूल जो है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी। तो एक काम करता हूं, मैं 16 जूल पे एक लाइन लगा देता हूं ऐसे, ये है मेरा 16 जूल। और आप देख सकते हो कि 6.5 पे अगर आप ध्यान से देखें तो 6.5 पे आपकी जो एनर्जी है वो 16 जूल के ही बराबर है, 16 जूल के ही बराबर है। ठीक है, जब x की वैल्यू 6.5 थी, 16 जूल के बराबर इसकी एनर्जी थी। आई होप आपको समझ आया, और यही मेरी क्या बन जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। तो टर्निंग पॉइंट तो बहुत आसान है भाई, टर्निंग पॉइंट तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे है। क्योंकि आप खुद सोचे ना, इस पॉइंट से इधर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इस पॉइंट से पहले काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है इससे इधर। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मैकेनिकल एनर्जी से, तो इधर लाओगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं। अब इसका पोजीशन निकाल लेते हैं कि कहां पे आएगा ए की लोकेशन, वो हम इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वाला निकाल लेंगे स्पीड क्या आई है 4.5 पे। ठीक है, तो पहले हम टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहाँ आएगा। तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इसका स्लोप मुझे पता है -13/3 है, तो अगर मैं u को लिखूं या v को लिखूं, vx = -13/3x, ऐसे कर लेता हूं। जो भी इसका स्लोप है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। अब x = 1 पे देखो क्या है, x = 1 पे -13/3 बन रहा है, बट बनना कितना चाहिए? 20। तो इसका मतलब क्या होगा? x = 1 पुट करोगे तो 20 बनना चाहिए, पूरा इक्वेशन 20 बनना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जरा देखिए भाई, ये ऐड कर देता हूं। अब चेक करके देखो, x = 1 पे x = 1 पुट करोगे तो -13/3 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 20। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन आपने बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है बिल्कुल आपने सही लिखी है। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये कब पोटेंशियल एनर्जी 16 जूल के बराबर होगी। तो 16 के बराबर कर दो भाई इसको, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, -13/3x = क्या हो जाएगा? 16 - 20 -13/3। सही बात है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो -13/3x = -4 - 13/3, और ये माइनस से प्लस बन गया भाई। ठीक है, और इसको मैं क्या ले सकता हूं? 4 × 12, 12 और 3 13, 25, 25/3, 3 से 3 कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 25/13 मीटर। तो x की पोजीशन, मतलब a जो पॉइंट है उसकी पोजीशन पता चल गई कि x में वो कहां पे है। वो है 1.8 या 1.9 के अराउंड है। 13 दूनी 26 होता है ना, तो 1.9 के अराउंड है जो भी है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टर्निंग पॉइंट होगा वो कहां पे आएगा। ठीक है, इसको अगर और फर्दर एनालाइज करना हो कि टर्निंग पॉइंट यही है कि नहीं है,
तो आप ये देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली इधर मूव कर रहा है, 1 मिनट मान लेते हैं कि किसी भी इस पॉइंट पे पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, जैसे जैसे इधर मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, इसका मतलब वो डिसलेट होता जा रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। जैसे ही यहां पे पहुंचेगा उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आई कैप की तरफ है। जैसे यहां पे पहुंचा उसकी स्पीड 0 है बट एक्सेलरेशन आई कैप की तरफ है। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, वो प्लस आई कैप की तरफ चलना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उधर है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड भी 0 है, तो उधर एक्सेलरेट होगा ये पार्टिकल, अब इधर जाना शुरू कर देगा। तो पहले इधर चलते हुए आ रहा था और स्पीड कम होती जा रही थी, जैसे यहाँ पे पहुंचा इसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। ये अपनी दिशा बदल लेता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपको x = 4.5 पे स्पीड बताना है। ये तो बहुत आसान है भाई। 4.5 पे आप ये देखिए कि 4.5 पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है 7 और मैकेनिकल एनर्जी है वो 16, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो भाई। तो एट x = 4.5 पे अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी माइनस, मैकेनिकल एनर्जी तो हर पॉइंट पे 16 ही है, माइनस 4.5 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 7, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 9 जूल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, ये कट गया, v की वैल्यू क्या आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड आ गई है कहां पे, 4.5 पे, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप इसको देखोगे। अच्छा एक चीज और देखो, 6.5 पे इसकी जो स्पीड है वो नेगेटिव में दे रखी है, वो इधर है स्पीड, इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा 6.5 पे। तो जब ये इधर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन देखो 6.5 पे कैसी है, एक्सेलरेशन 0 है भाई 6.5 पे, एक्सेलरेशन मेरी 0 है और 6.5 पे स्पीड मेरी इधर है 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या रहेगी स्पीड बताओ, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा। तो स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी यहां तक 6 तक, और आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी कांस्टेंट है 6 तक। 6 के बाद क्या होना शुरू करेगा, 6 के बाद अगर आप देखोगे तो 6 के बाद ये पॉजिटिव एक्स में एक्सेलरेट होना शुरू करेगा, लेकिन स्पीड क्योंकि नेगेटिव है तो क्या होगा दोस्तों, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी नेगेटिव आई कैप की तरफ, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। यहां तक आप देखिए कम होती चलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां तक पॉजिटिव एक्स की तरफ थी, तो वो डिसेलरेट कर रही है पार्टिकल को, यहां तक आते आते स्पीड कम होगी, उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन 0 होगी, तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगी तो स्पीड फिर से कांस्टेंट रहेगी यहां तक, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ है, ध्यान देना भाई। उसके बाद यहां पे आते फिर से एक्सेलरेशन प्लस आई कैप की तरफ होगी और स्पीड मेरी नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिर से क्या होगा, स्पीड कम होता चली जाएगी, डिसेलेट होगा पार्टिकल, डिसेलेट होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, यहां तक आते आते क्या होगा बताओ जरा, स्पीड उसकी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है, तो अब ये इधर जाना शुरू करेगा पार्टिकल, ठीक है, अब ये इधर जाना शुरू करेगा और उसके बाद इधर चलता ही रहेगा। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, 6 के बाद इसकी स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड पे चलता रहेगा, इस तरफ जाता रहेगा। तो क्या यहां पे कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी है क्या, ना, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है दोस्तों। टर्निंग पॉइंट जरूर है बट कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। आप बोलोगे सर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं है क्या, ना, यहां पे स्पीड कहां 0 है बताओ, स्पीड चल रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे स्पीड भी 0 हो, एक्सेलरेशन भी 0 हो, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है, तो वो तो नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो यहां पे कोई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई स्टेबल कोई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है इस ग्राफ में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, 1 डायमेंशन के केस को हम लेके चल रहे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 1-2 पॉइंट और जरा देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। देखिए आपके पास एक ऐसा सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, और आप जो है ऐसा हमने कोई सरफेस बना रखा है, जैसे आपने देखा होगा वो जो साइक्लिस्ट जो होते हैं वो ऐसे घूमते हैं ना सर्कल में, ठीक है, इस तरह का कोई सरफेस है सर्कुलर, इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस है r, और आप यहां से कोई बॉल को लॉन्च कर रहे हो इस तरह से, साइकिल नहीं है, यहाँ पे बॉल ले लो, और ये डेटम पॉइंट भी है भाई, ये डेटम लेवल है मेरा, ठीक है। इस डेटम लेवल से अगर आप कोई बॉल को कोई स्पीड प्रोवाइड कर रहे हो और आप चाहते हो कि बॉल जो है वो यहां पे पहुंच जाए इस लेवल तक, ये पॉइंट A मान लो, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं, आप इस बॉल को यहां तक पहुंचाना चाहते हो, आपको बताना होगा कि मिनिमम स्पीड मैं क्या डालूं इसकी, क्या दूं इस बॉल को कि बॉल यहां से यहां पे पहुंच जाए। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। अच्छा एक चीज और याद रखिए, हम चाहते हैं कि इसका कॉन्टेक्ट इस पे बना रहे ऑलवेज, मतलब
इस सरफेस पे ही अपने को पहुंचानी है, बी पे, ठीक है। इसका कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना रहे, मुझे ये ध्यान रखना है। तो आपको बता रहे मिनिमम स्पीड से मैं कितनी स्पीड से इसको लॉन्च करूं कि बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, जरा देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड वी मान लेता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ mvi², क्योंकि सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हम चाह रहे हैं बॉल को यहाँ पे तक पहुंचाना, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 0, केवल कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हाइट पकड़ ली इसने, r, तो आप क्या लिखोगे इसको, काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr। तो यहां से vi की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी √2gr। तो vi की वैल्यू अगर मैं √2gr ले लूंगा तो बॉल जो है वो यहां से यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और ये करेक्ट भी है, दिस इज करेक्ट आंसर। आपने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और बॉल जो है इसके कांटेक्ट में भी रहेगी ऑलवेज। तो आपको मिनिमम इस स्पीड से इसको लॉन्च करना होगा, ठीक है, सो दैट आपकी बॉल जो है वो यहां तक पहुंच जाए। अगर आप बॉल को वर्टिकली लॉन्च करते और यहां तक पहुंचाना चाहते तब भी आपको इसी मिनिमम स्पीड से लॉन्च करनी पड़ती बॉल को। इस स्पीड से अगर आप लॉन्च करोगे तो आप इस लेवल तक बॉल को पहुंचा सकते हो। अगर आपको यहां पहुंचाना है तो यहां पे भी इसी स्पीड से आपको लॉन्च करना होगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए कॉन्टेक्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने निकाल लिया कि भाई वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहां से बॉल यहां पे पहुंच जाएगी। अब सोचिए अगर मुझे सी पे पहुंचानी हो तो मैं कैसे करूंगा फिर। अगर मुझे सी पे पहुंचानी हो बॉल को तो भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, जरा देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहां पे क्या है बताओ जरा, यहां पे मेरे पास हाफ mvi² और पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, इक्वल टू यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मेरी, अगर मैं बॉल को यहाँ पे पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे स्पीड को 0 करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे मेरी बॉल पहुंचे, तो 0 + 2 mgr, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से vi की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट कम्स आउट टू बी √4gr। ये मेरा vi होना चाहिए। बॉल को यहाँ से यहाँ पे अगर मैं पहुंचाना चाहता हूँ वाया दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ, ये आना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, बट दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये गलत है। अब व्हाई इट इज रॉन्ग, जबकि पहले वाला सही था। ये गलत क्यों हुआ? अगर आप बॉल को यहां तक पहुंचाना चाहते हो वाया दिस पाथ, ठीक है, तो फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन से तो यही आ रहा है भाई, पहले भी तो ऐसे ही किया था आपने। अगर आप यहां से यहां पे पहुंचाना चाहते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, अभी भी आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, तो ये गलत कैसे हो गया और ये सही कैसे हो गया? इसका कारण है दोस्तों। क्या कारण है उसको जरा समझते हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आपका कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए इस सरफेस के साथ। बॉल हमेशा इस सरफेस के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट में बॉल कब रहेगी इस सरफेस के साथ, उसकी क्या कंडीशन है? कांटेक्ट की कंडीशन क्या होती है? कांटेक्ट बना रहे उसकी क्या कंडीशन रहेगी? नॉर्मल फोर्स। आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो लॉज ऑफ मोशन में करवाया था, जिसमें हमने नॉर्मल फोर्स को बताया था कि नॉर्मल फोर्स कैसे बदल रहा है। और जैसे ही नॉर्मल फोर्स 0 हुआ था, जो मास था वो नीचे वाले सरफेस से उठ गया था। तो नॉर्मल फोर्स 0 होने का क्या मतलब है, या कॉन्टेक्ट ब्रेक होने की क्या कंडीशन होती है? अगर कोई कॉन्टेक्ट, दो बॉडी इसके बीच बना हुआ है, एक ऊपर मास लगा हुआ है, नीचे कोई सरफेस है, तो नीचे वाला सरफेस उस मास के ऊपर नॉर्मल फोर्स देगा। और नॉर्मल फोर्स 0 कब होगा? जब वो मास जस्ट उस सरफेस से लिफ्ट करेगा। जैसे हल्का सा कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा, समझ लो नीचे वाले सरफेस का नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 का मतलब क्या होता है, मतलब कांटेक्ट ब्रेक होना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस सरफेस से कांटेक्ट ऑलवेज बना रहे, तो इसका मतलब इस सरफेस का जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां से यहां तक नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स इस सरफेस का इस बॉल के ऊपर पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कि भाई बॉल जो है ऑलवेज कांटेक्ट में है। अब जरा आइए इसके ऊपर, क्या इस स्पीड से अगर मैं इसको लॉन्च करूंगा तो नॉर्मल फोर्स इसका पॉजिटिव रहेगा क्या यहां से यहां तक अलोंग द सरफेस? वो मुझे चेक करना है। हालांकि आपने ये निकाल तो दिया एनर्जी कंजर्वेशन से, लेकिन ये तो तब है जब नॉर्मल फोर्स की कोई कंडीशन इसके ऊपर इंपोज नहीं है। सोचिए इस बॉल को सीधा लॉन्च करता मैं यहां से यहां पे,
तो अगर मैं सीधा लॉन्च करता तो एनर्जी कंजर्वेशन से यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ लॉन्च करना होता, इस स्पीड से लॉन्च करना होता, कोई दिक्कत नहीं आती, ये करेक्ट होता। अगर आप सीधा वर्टिकली इसको लॉन्च कर रहे हो और यहां तक पहुंचाना चाह रहे हो तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती, आपका ये आंसर करेक्ट होता, क्योंकि उस केस में नॉर्मल का कोई लेना देना नहीं है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई, आपने एक और कंडीशन इंपोज कर दिया। इंपोज ये कर दिया कि इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए कॉन्टेक्ट इस सरफेस के साथ। तो जब आपका कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए तो उसके लिए एक और कंडीशन इसके ऊपर लग गई है दोस्तों, और वो है नॉर्मल फोर्स की। अकेली एनर्जी काम नहीं करेगी अब यहाँ पे, अब यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा, बट एक और चीज आ गई है, और वो है नॉर्मल फोर्स जो है वो भी आपका जो है पॉजिटिव रहना चाहिए यहां से यहां तक। तो अब एक काम करते हैं, अब हम नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, जरा देखते हैं। आप बोलोगे सर फिर तो पिछले में भी तो वही कंडीशन थी, पिछले में ये कैसे सही हो गया, उसको भी जरा देखते हैं। एक काम करता हूं, मैं बॉल को किसी जनरल लोकेशन पे ले लेता हूं, कोई थीटा लोकेशन पे लेता हूं। ये मेरी कोई जनरल लोकेशन है थीटा। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसकी स्पीड को मैं v मान लेता हूं, तो यहां पे mg फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, और अगर बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r, और एक आपका फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है भाई, ये आपके फोर्सेस लग रहे होंगे 3। अब यहां से अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालूंगा, अच्छा ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी mv²/r प्लस mg cos थीटा, ये बनेगी। यहां पे जो स्पीड है वो v है, इस जगह पे जो स्पीड है वो v है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स बनेगा। अब एक काम करता हूं, मैं यहां की स्पीड भी निकाल लेता हूं कि यहां पे क्या स्पीड है, तो वो तो एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगी भाई। कैसे, यहां पे और यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, तो यहां पे मैं देखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ हाफ mvi² प्लस 0, और यहां पे बताओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², क्योंकि यहां की स्पीड भी है ना, हाफ mv² प्लस ये हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, क्योंकि उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर ली है ना इसने कुछ, तो ये r है और ये r cos थीटा है, तो ये बीच वाली जो हाइट बनेगी ये क्या बनेगी, r × 1 - cos थीटा इंटू mg, तो mg इंटू h कर दिया ना, h का मतलब ये निकाल लिया हमने। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा यहां पे, तो v² की वैल्यू जो आएगी ये क्या बन जाएगी, vi² - 2mgr × 1 - cos थीटा। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है, और फिर m से डिवाइड कर दो। मेरे ख्याल से ये m नहीं आएगा भाई, माफ कीजिएगा, m नहीं आएगा, यहाँ पर 2gr आएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, v² बन जाएगा। तो v² की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा दोस्तों, नॉर्मल फोर्स बनेगा m/r इंटू v² की जगह ये पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा vi² - 2gr इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है भाई, प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। इस तरह से आप नॉर्मल फोर्स को निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा m/r, पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, m/r vi² - 2gr प्लस 2gr cos थीटा प्लस gr cos थीटा। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, ये बन गया मेरा। तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो m/r ये बन गया vi² - 2gr प्लस 3gr cos थीटा। ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ गया दोस्तों, ये नॉर्मल फोर्स आ गया। अब जब आप पहले यहां से यहां पे लॉन्च कर रहे थे ना, आप बॉल को यहां से लॉन्च कर रहे थे और यहां पे पहुंचाना चाह रहे थे, तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाई और उससे vi की वैल्यू ये आ गई। आपने नॉर्मल फोर्स देखा ही नहीं, आपने बोला एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इन दोनों पॉइंट के बीच और उससे हमारे पास vi की वैल्यू आ गई है। ये आंसर मेरा करेक्ट है, और ये बॉल इसके साथ चिपकी भी रहेगी। आपने नॉर्मल फोर्स चेक ही नहीं किया, आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और उससे निकाल दिया आंसर। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम कर दिया और यहां पे क्यों नहीं काम किया, ए और सी के बीच। यहां पे आपने जबकि नॉर्मल फोर्स चेक ही नहीं किया। असल में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर vi की वैल्यू ये लेते हो आप, अगर यहां पे इनिशियल स्पीड ये लेते हो और आप ए और बी के बीच में देख रहे हो, तो थीटा की वैल्यू 90 तक देख रहे हो, इसका मतलब आप। तो अगर मैं vi की वैल्यू ये पुट कर दूं, ठीक है, n = m/r, vi² क्या हो जाएगा 2gr
माइनस 2gr प्लस 3gr cos थीटा। आप देखिए अगर मैं वी आई की वैल्यू ये रख दूं तो मेरे पास जो नॉर्मल फोर्स बनेगा वो बनेगा m इंटू 3 इंटू जी आर कोस थीटा अपॉन आर। ये कट गया मेरा, और आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच अगर आप देखोगे तो नॉर्मल फोर्स मेरा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये बॉल इसके कांटेक्ट में ही रहेगी। अगर आप स्पीड को ये लेते हो बिना नॉर्मल फोर्स को चेक किए, आप बता सकते हो कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। अगर आप ए से बी पे लॉन्च करना चाह रहे हो तो ए से बी पे पहुंचाना चाह रहे हो बॉल को, आपको नॉर्मल फोर्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव ही रहेगा अगर आप इस स्पीड से इसको लॉन्च कर रहे हो तो। और अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, उस ज्यादा करोगे थोड़ा ऊपर तक आपका नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इस बॉल जो है वो चिपकी रहेगी इसके साथ। तो इसलिए हमने पहले केस में जब आपको ए से बी पे पहुंचाना था तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से किया, वी आई की वैल्यू आ गई, और लकीली ये जो वी आई है इस वी आई से अगर आप लॉन्च करते हो तो बॉल यहां से यहां पे पहुंच जाओगे और नॉर्मल फोर्स भी पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। इसका मतलब जो बॉल है वो इस सरफेस के साथ चिपकी रहेगी, इससे अलग नहीं होगी। सही है, तो ये तो आपका एक तरह से किस्मत ही बढ़िया थी। लेकिन जब आपको यहां से यहां पे पहुंचाना है ना तब दिक्कत आएगी। उस केस में आपको ये नहीं लेना है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जरा देखिए अगर मैं वी आई की वैल्यू ये ले लेता और मैं बॉल को यहां से यहां पे लॉन्च करता तो जरा देखते हैं क्या होता। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जरा देखते हैं क्या होता। वी आई की वैल्यू की जगह ये पुट कर दो जरा। अगर मैं ये पुट करता और मैं ए से सी पे देखना चाह रहा हूं, ध्यान रखना भाई, देखते हैं नॉर्मल फोर्स कहां जीरो हो रहा है, क्या यहां तक पॉजिटिव रहेगा क्या नॉर्मल फोर्स, मुझे ये देखना है। अगर मैं ये स्पीड लूंगा तो अगर मैं पुट करूं यहां पे तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी m अपॉन आर। वी आई स्क्वायर की जगह 4gr कर दीजिए, 4gr माइनस 2gr प्लस 3gr cos थीटा, ये बन जाएगा मेरा नॉर्मल फोर्स। मुझे देखना है ये जीरो कहां होगा नॉर्मल फोर्स, क्या कहीं जीरो पे हो रहा है या ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है, ये जरा देखते हैं। तो बन जाएगा m/r, ये बन जाएगा 2gr प्लस 3gr cos थीटा। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कौन से एंगल पे ये नेगेटिव बनेगा। तो इसको मैं पहले तो जीरो देखते हैं कहां पे होगा, ये नॉर्मल फोर्स जीरो कहां पे होगा, ये होगा जहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -2/3 हो जाएगी। जहां पे cos थीटा की वैल्यू -2/3 हो जाएगी वहां पे आपका जो है ये आपका नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा अगर आप इस स्पीड से लॉन्च कर रहे हो तो। इसका मतलब है बॉल को यहां पहुंचने से पहले ये थीटा जरा निकाल लेते हैं, पहले थीटा निकालते चलो यहां से। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दे, ठीक है, तो उससे हम यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स ऑफ -2/3। इसकी वैल्यू जरा एक बार निकाल लेते हैं, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन से थीटा पे आपका नॉर्मल फोर्स जीरो हो रहा है, कहां पे कांटेक्ट आपका ब्रेक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो जरा देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 48 अच्छा माइनस करना है ना, ओके हाँ जी दोस्तों, ये आ रहा है 131.81 डिग्री। इसका मतलब यहां से समवेयर यहां पे आते ही, ठीक है, यहां पे आते ही समवेयर 131 जो है ना, ये वाला जो एंगल है ये है 131.81 डिग्री। अगर आप स्पीड से लॉन्च कर रहे हो तो जैसे ही बॉल यहां पे पहुंचेगी इसका जो नॉर्मल फोर्स है, जो सरफेस इसको इधर करेगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। पहले ही जीरो होगा जबकि होना चाहिए था यहां पे जीरो। अगर आप चाह रहे हो कि यहां से यहां तक इस सरफेस के साथ चिपकी रहे, क्योंकि यहां तक अगर चिपकी रही ना तो फिर आगे तो फिर चिपकी रहेगी, आगे की टेंशन नहीं है अपने को। तो आपने देखा कि अगर आप इस स्पीड से लॉन्च कर रहे हो तो बॉल यहां पे ही आपका कांटेक्ट ब्रेक कर देगी, यहां तक पहुंच नहीं पाएगी। समझ आया मेरा पॉइंट? ठीक है, तो ये जरूरी है, इसलिए ये आंसर जो है ये गलत है। आपने नॉर्मल फोर्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, एनर्जी कंजर्वेशन तो करना ही करना है, आपको नॉर्मल फोर्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। समझ आया भाई? तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है यहां पे। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ आ गया कि भाई ये आंसर गलत कैसे है, ठीक है। हाँ, अगर आप सीधा पहुंचाते ना, नॉर्मल फोर्स की अगर कोई कंडीशन ना होती और आपको सी पे पहुंचाना होता तो वर्टिकल लॉन्च करते और उस केस में ये स्पीड अगर आपकी होती तो आप जो है ना यहां पे पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कांटेक्ट ब्रेक ना हो और आप यहां पे पहुंचाना चाहते हो कि यहां से यहां तक कहीं पे भी कांटेक्ट ब्रेक ना हो, यहां तक अगर कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो तो आगे भी नहीं होगा कांटेक्ट ब्रेक, ठीक है, फिर तो आगे सीधा ऐसे ही आएगी फिर।
ठीक है ना। तो अब मुद्दा यह है कि फिर स्पीड कैसे निकालें, क्या स्पीड होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने यह बताया कि ये गलत क्यों है। आपका नॉर्मल फोर्स ऑलवेज क्या रहना चाहिए, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव रहना चाहिए। इन द वर्स्ट पॉसिबल केस आपका यहां पे जीरो कर सकते हो नॉर्मल फोर्स, यहां पे जीरो कर सकते हो, उससे पहले जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप नॉर्मल फोर्स को जीरो कर सकते हो। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है। थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं, यहां पे पाई पुट कर देता हूं और इसको जीरो पुट कर देता हूं, देख लेता हूं वी आई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन भी तो सही होनी चाहिए ना भाई। तो यहां से आप नॉर्मल फोर्स से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। जरा देखिए कैसे करोगे। थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है बताओ जरा, इस जगह पे थीटा की वैल्यू पाई है, तो नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा बताओ जरा इस पॉइंट पे। ये एक्सप्रेशन है m बाई आर वी आई स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 3gr कोस पाई, ये मेरा नॉर्मल फोर्स बन गया। और मैं इसको इक्वल टू क्या कर देता हूं, जीरो कर देता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं यहां पे नॉर्मल फोर्स जीरो इन द वर्स्ट केस, अगर आप मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकालना चाह रहे हो तो। सो दैट ये बॉल यहां से यहां पे पहुंच जाए और उसके बाद सीधा फिर इससे कांटेक्ट हमेशा बना रहे। तो वर्स्ट पॉसिबल केस में मिनिमम पॉसिबल अगर आप स्पीड चाह रहे हो तो यहां पे नॉर्मल फोर्स को आप जीरो कीजिए। उससे आपके पास जो वी आई निकल के आएगा दोस्तों, वी आई कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 5gr आएगा, 5gr आएगा। ये मेरी मिनिमम पॉसिबल स्पीड होनी चाहिए। यहां पे जरा समझिए कि क्या पॉसिबल स्पीड आपकी होनी चाहिए, मिनिमम पॉसिबल, सो दैट ये यहां तक पहुंचे और उसके बाद फिर कांटेक्ट बना रहे, इसका कांटेक्ट ना छूटे। मुझे उम्मीद है आपको एक कांसेप्ट समझ आया। इसी क्वेश्चन को एक और आसान तरीके से कर सकते थे आप। कैसे कर सकते थे जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। इसी को और एक और आसान तरीके से कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने वेरीफाई करा के बताया है भाई कैसे आप जो है कौन सी स्पीड पे आपको लॉन्च करना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इस स्पीड से लॉन्च कर रहे हो तो यहां तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, पहले ही आपका नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, उससे पहले ही कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अब अगर मैं इसको एक और तरीके से देखना चाहूं, इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो, जरा देखिए कैसे। हमने किसी भी एंगल थीटा पे नॉर्मल फोर्स निकाल दिया, नॉर्मल फोर्स क्या आएगा, वो ये आएगा भाई, किसी भी एंगल थीटा पे नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो होगा। मैं चाह रहा हूं कि थीटा इक्वल टू पाई पे नॉर्मल फोर्स जीरो हो, थीटा इक्वल टू पाई पे नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो हो। तो काम करते हैं यहां पे थीटा के वाले पाई पुट कर देते हैं, तो क्या बन गया ये mv स्क्वायर बाई आर। देखो बहुत आसान तरीका है ये। एट थीटा इक्वल टू पाई पे अगर मैं देखूं तो mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू जो आई वो आई है रूट gr। इसका मतलब v की वैल्यू अगर ये होगी यहां पे पाई पे, तो नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहां की स्पीड मुझे पता चल गई है, यहां पे क्या स्पीड होनी चाहिए, सो दैट ये नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो हो, इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स जीरो। तो उसके लिए यहां पे जो स्पीड आनी चाहिए वो आनी चाहिए रूट gr। बट मुझे यहां की स्पीड नहीं चाहिए, मुझे तो यहां की स्पीड चाहिए कि यहां पे मैं क्या स्पीड से लॉन्च करूं इसको। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अब यहां पे मुझे स्पीड पता चल गई है, तो यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, और यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। तो अब देखो दोनों कंसेप्ट लगा दिए मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दिया और आपका जो नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट है वो भी लगा दिया। तो अब बताओ, अब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो क्या बनेगा, यहां पे जो एनर्जी आएगी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो ये बनेगी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनेगी। और यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m, इसका स्क्वायर कर दो gr प्लस mg इंटू 2r, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां से अगर आप vi की वैल्यू निकालोगे तो vi बनेगा रूट ऑफ 5gr, ये मेरा vi बन जाएगा। तो देखो कितना आसान है इस तरीके से सोचना। आप बोलोगे सर पिछले में तो आपने बहुत लंबा कर दिया, और पिछले में तो समझाने के लिए किया था ना मैंने कि भाई ये जो है गलत क्यों है, और इसमें तो बिल्कुल सही आ गया। आपने बिना नॉर्मल फोर्स देखे ही आपने बोल दिया कि ये सही है, जबकि यहां पे नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हो आप, जबकि दोनों में कंसेप्ट हमने सेम ही लगाया है एनर्जी कंजर्वेशन का। इसमें हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी नॉर्मल फोर्स को। क्यों? क्योंकि आप ए से बी पे जा रहे हो, और ए से बी पे जाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन से जो आंसर आया है वही आंसर मेरा नॉर्मल को भी कंसीडर करते तब भी सही यही आता। क्यों यही आता बताओ? क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहां से यहां तक तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। यहां से यहां तक ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब बॉल इसके साथ चिपकी ही रहेगी, तो इसलिए अपने को अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दिया, उससे ही आंसर आ गया। यहां पे अगर आप देख रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो तो यहां पे नॉर्मल फोर्स भी देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि जब बी से ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहां से पहुंचने से पहले ही नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो हो जाए,
और ऐसा इस केस में ऐसा हो ही रहा है। आपने देखा कि पहले ही 131.81 डिग्री पे ही क्या हो गया बताओ जरा, नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो गया, यहीं पे कांटेक्ट ब्रेक हो गया। तो इसलिए यहां पे कांटेक्ट फोर्स, यहां पे नॉर्मल फोर्स देखने की आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर मेरा VI जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन √2GR है तो क्या होगा, तो बॉल जो है वो यहां तक जाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा, ऑलवेज कांटेक्ट पे रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री क्रॉस ही नहीं किया ना। जब तक मेरा 90 डिग्री क्रॉस नहीं करोगे नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जो नॉर्मल फोर्स का हमने एक्सप्रेशन निकाला था cos थीटा की टर्म्स में, आप जरा देखिए, अगर VI की वैल्यू इससे लेस रखोगे हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब ऑलवेज कांटेक्ट बना रहेगा, बॉल यहां तक जाएगी, यहां मैक्सिमम यहां तक जा सकती है और उसके बाद वापस यहां तक आ जाएगी, ठीक है, अगर आप VI की वैल्यू इससे छोटी रखते हैं तो। अगर VI की वैल्यू को आपने ग्रेटर देन √2GR कर दिया एंड लेस देन √4GR कर रहे हो या मे बी 5GR कर रहे हो तो क्या होगा दोस्तों, तो आपकी जो बॉल है वो B से तो ऊपर जाएगी और C से पहले ही नॉर्मल कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर VI की वैल्यू इससे बड़ी है तो यहां से तो ऊपर निकल जाएगी और 5GR से छोटी है तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, उससे पहले ही ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, उससे पहले ही कांटेक्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, हमेशा कांटेक्ट पे नहीं बनी रहेगी। अगर मैं बोलूं कि VI की वैल्यू को मैंने इक्वल टू कर दिया 5GR के, तो फिर क्या होगा, तो फिर बॉल ऐसे जाएगी, यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा, ये ऑलवेज कांटेक्ट में रहेगी, यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा और उसके बाद क्योंकि इसके पास एक स्पीड और है, ये जो स्पीड है यहां पे 0 नहीं हुई है, ध्यान रखना, यहां पे इसके पास एक स्पीड है भाई, तो वो स्पीड इसको आगे और धकेलेगी और कांटेक्ट पे हमेशा बनी रहेगी, पूरे सर्कल पे घूम जाएगा और कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। अगर VI की वैल्यू ये ले रहे हो और अगर VI की वैल्यू इससे बड़ी ले लिया आपने, VI इज ग्रेटर देन √5GR ले लिया तो मजे ही मजे हैं फिर, ठीक है, फिर तो ये ऑलवेज ही क्या रहेगा, वो आपका घूमता रहेगा, ठीक है, कांटेक्ट कभी ब्रेक ही नहीं होगा, ठीक है, यहां पे भी नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया, ये कंसेप्ट आपको समझ आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसी चीज को जरा परफॉर्म करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ पे मेरे पास एक लूप है और मेरे पास एक बॉल है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इस बॉल को यहाँ से ऐसी स्पीड से लॉन्च करूं कि ऑलवेज कांटेक्ट बना रहे और इस लूप में बॉल घूम जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे जो स्पीड होगी वो √4GR देनी पड़ेगी। 4GR का मतलब क्या हुआ, जरा देखो, ये 2R, ये हाइट होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे देता हूँ, ½ mv² इक्वल टू mg इंटू 2r, तो यहाँ से v की वैल्यू जो है वो √4GR आएगी। क्या इतनी स्पीड अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो ये पूरे लूप में घूम जाएगी, कांटेक्ट कभी ब्रेक नहीं होगा इस रिंग के साथ, नहीं भाई, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। आप बोलोगे सर करके दिखाओ, तो चलिए करके दिखाता हूँ। जब देखो मैं इसको सेम लेवल से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 2 mgr, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। फ्रिक्शन को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो, क्योंकि छोटा सा पाथ है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और यही काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये यहां तक पहुंच नहीं पाएगी दोस्तों, उससे पहले ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कांटेक्ट बना रहे तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं सोचना है, आपको नॉर्मल फोर्स से सोचना है। यहां पे जो नॉर्मल फोर्स जो बॉल के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा दैट शुड बी 0, ठीक है, और उसके लिए आपको जो स्पीड होनी चाहिए वो √4GR से ज्यादा ही होनी चाहिए। इसका मतलब आपको इस हाइट से अगर आप लॉन्च करोगे ना तो वो यहाँ पे सेम हाइट पे पहुंच नहीं पाएगा, ये उससे पहले ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जरा देखिएगा, जरा देखो, यहाँ इवन यहीं से वापिस हो गया, ठीक है, जरा देखिए, अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो यहीं से वापस हो जाएगा, वापस यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जबकि मैं सेम हाइट से छोड़ रहा हूं इसको। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, तो आप जरा देखिए यहां पे बात बनी रही। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं अब इसको, जो ये 2R हाइट है इससे थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं मैं, यहां से छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो आप जरा देखिए कांटेक्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां से अगर मैं छोड़ूंगा तो अभी भी कांटेक्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर से छोड़ते हैं, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। यहां पे थोड़ा सा कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, सही बताऊं तो, हालांकि घूम गई है। जरा देखिएगा, अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो यहां पे हल्का सा कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, हल्का सा कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, फिर यहां पे फिर से हिट किया और फिर वापस आई है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और इससे ऊपर चलना पड़ेगा, सो दैट कांटेक्ट हमेशा बना रहे, ठीक है। तो अब
जरा देखिए, अब पूरा कॉन्टेक्ट बना रहा, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इस हाइट पे आना पड़ा है मुझे, और ये जो है ये इसकी जो डायामीटर है उसका ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि मतलब थोड़ा ज्यादा है, √4GR से तो ज्यादा ही है। √4GR से आपको ज्यादा स्पीड देनी होगी, क्योंकि यहां से अगर मैं छोड़ूंगा ना तो यहां पे जो स्पीड आएगी वो √4GR से ज्यादा आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि अगर आप कॉन्टेक्ट को हमेशा बना के रखना चाहते हो तो आपको नॉर्मल फोर्स से सोचना होगा, ना कि एनर्जी कंजर्वेशन से सोचना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया। अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड आगे की चीजों को समझते हैं। अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसी के सिमिलर एक और सिचुएशन है, उसको भी जरा देख लेते हैं। अब वो क्या सिचुएशन है उसको जरा देखते हैं। इसके सिमिलर एक और सिचुएशन है, उसको भी जरा देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन जरा देखिए दोस्तों। सिचुएशन क्या है, सोचिए मेरे पास ऐसे ही एक यहां पे एक बॉल है जिसका मास m है, और हमने क्या किया इस बार एक रोड कनेक्ट कर दिया है यहां पे। सोचिए रोड कनेक्ट है और ये मासलेस रोड है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, और ये बॉल का जो मास है अपना वो m है। ठीक है, और ये पॉइंट है a। अब आपको क्या करना है, और ये रेडियस है r। अब आपको इस a पॉइंट से पहले b पे पहुंचाना है इस रोड को, इस पूरी रोड को। इस बार ये रिजिड रोड है, ध्यान रखना भाई। B पे पहुंचाना है और फिर आपको इसको C पे पहुंचाना है भाई। अब आपको बताना है कि क्या स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम क्या स्पीड से मैं इसको लॉन्च करूं यहां से। ठीक है, सो दैट ये B पे पहुंचे और फिर C पे पहुंचे। ये रोड जो है वो मासलेस है। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे भाई इसको, क्या अभी भी पिछला ही कंसेप्ट लगेगा क्या? इस बार देखो रिजिड रोड है, ठीक है। इस बार जो है वो मेरी रोड जो है वो रिजिड है, r रेडियस की है, और यहां पे मास अटैच्ड है m। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहां से a से b में तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं सीधा सीधा। तो यहां पे एनर्जी क्या थी, ½mvi² प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, डेटम ले रहा हूं मैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि मुझे a से b पे पहुंचाना है। सोचिए पहले तो a से b पे अगर मुझे लेके जाना है तो इस बार इस सरफेस का कोई लेना देना नहीं है, तो अपने आप ही कोई वैसे बन गया है लाइन। इस बार तो रोड है सिर्फ अकेली, और उसके साथ मास हैंग कर रहा है। तो इस बार कोई सरफेस नहीं है ये कि भाई सरफेस पे ऑलवेज कनेक्ट रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है ये और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां पे अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दो और पोटेंशियल एनर्जी मेरी mgr हो जाएगी। तो यहां से vi की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, √2gr। सेम वही पिछला आंसर आ गया। इसका मतलब अगर vi की वैल्यू √2gr के बराबर है तो बॉल यहां से यहां पे आप पहुंचा सकते हो, इस रोड के सारे यहां पे पहुंच जाएगी बॉल। लेकिन अगर मान लीजिए आपको a पॉइंट से c पॉइंट पे पहुंचना हो तो अब क्या करोगे, अब क्या होना चाहिए, अब कितनी मिनिमम स्पीड आपको देनी होगी। अब यहां पे नॉर्मल फोर्स की कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान दीजिए, नॉर्मल फोर्स की कोई कंडीशन नहीं है यहां पे। कहीं आपको लगे कि नॉर्मल फोर्स जो है पॉजिटिव, ओ भाई ये कोई सरफेस नहीं है इस बार, ये तो मैंने वैसे लाइन बनाई है कि इस लाइन के अबाउट ये जो है घूम रही है। इस बार तो बस एक मास हैंग कर रहा है और वो जो है वो घूम रहा है बस। एक यहाँ पे एक तरह से एक रोड कनेक्ट है, या आप कह सकते हो थ्रेड कनेक्ट है। ठीक है, तो थ्रेड के अंदर टेंशन आएगी, रोड के अंदर टेंशन आएगी अब, एंड टेंशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है भाई ये जो है ये अंदर की तरफ पुश करे या बाहर की तरफ पुश करे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है भाई। ठीक है ना, इसका मतलब अब क्या होगा, अब जो है वो नॉर्मल फोर्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी, और नॉर्मल फोर्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी तो फिर तो सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भाई। यहां की एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, यहां पे एनर्जी क्या है, यहां पे है ½mvi² प्लस 0, और यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं स्पीड को जस्ट 0 कर रहा हूं और केवल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आ जाएगी। तो यहां से vi की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, √4gr। इसका मतलब अगर आप √4gr करोगे तो यहां पे मास जो है ये पहुंच जाएगा, रोड जो है वो यहां पे पहुंच जाएगी। इस बार जो है, इस बार ये रिजिड रोड है, मैं थ्रेड बोल गया गलती से इसको, ये रिजिड रोड है भाई। तो इस बार जो है आपको ये सब टेंशन नहीं। आप बोलोगे सर लेकिन क्यों, यहां पे कैसे पहुंच जाएगी, जरा देखो 131 डिग्री पे अब ये पहुंचेगी ना, तो क्या होगा, वहां पे टेंशन 0 हो जाएगी इसके अंदर। यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और जो इसका ये mg की वजह से जो ये फोर्स आएगा, ठीक है, mg नीचे की तरफ है ना, तो उसका ये कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। यहां पे टेंशन जो है वो आपकी एक तरह से ये कह सकते हो, और इधर टेंशन भी तो आएगी ना रोड के अंदर,
वो जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी इस पोजीशन पे, जब ये 131 पॉइंट समथिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके पास स्पीड तो है ना भाई, ठीक है, यहां पे इसके पास स्पीड तो है ना, स्पीड तो जीरो नहीं ना हुई है यहाँ पे, पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है, यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं हुई है, यहाँ पे टेंशन फोर्स जीरो हो गया। अब क्योंकि इसके पास स्पीड है तो ये और आगे जाएगी, इस पॉइंट से आगे जो है इसके अंदर टेंशन नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, यहां से यहां तक बॉल इस रोड को बाहर की तरफ खींच रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था इसके ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बॉल जो है इस रोड को अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी इस पॉइंट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आगे जाएगी ये और यहां तक आएगी और यहां से यहां तक टेंशन अंदर की तरफ हो जाएगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, ठीक है, यहां पे सिचुएशन अलग है। तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहां पे, इन दोनों सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करना। यहां पे ये आंसर करेक्ट है, अगर आप इस स्पीड से इसको करोगे और रिजिड रोड है अगर ये, तो ये पूरा सर्कल बना देगी यहां तक और उसके बाद वापस यहां तक आ जाएगी। इस केस में आपको कम स्पीड चाहिए, और पिछले केस में क्योंकि नॉर्मल फोर्स की कंडीशन लग गई थी और नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए था, तो यहां पे आपका अलग लग गया था। अगर मैं इसमें ये कंडीशन लगा देता कि इस रोड के अंदर जो टेंशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए बाहर की तरफ, ठीक है, इसमें जो टेंशन होनी चाहिए, मतलब ये बॉल अगर इधर की तरफ जाएगी तो माफ कीजिएगा, यहां पे टेंशन अंदर होनी चाहिए और यहां पे टेंशन बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि ये वाली जो टेंशन है जो अंदर की तरफ है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे, इसका मतलब इस बॉल को ये रोड ऑलवेज अंदर की तरफ खींचे, अगर ये कंडीशन में लगा देता तब फिर रूट 5GR आ जाता आंसर, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसी कोई कंडीशन मैंने दी नहीं, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी तो टेंशन चाहे इधर हो चाहे इधर, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 131 तक तो टेंशन जो है यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी टेंशन, ठीक है, यहाँ पे टेंशन आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आएगी वो टेंशन बाहर की तरफ आएगी, अब टेंशन बाहर की तरफ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉल तो यहाँ तक पहुंच जाएगी ना, रोड के सहारे यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और दो बड़ी ही प्यारी सिचुएशन यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जो है समझ आई पूरी। तो चलिए दोस्तों, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और एक्सपेरिमेंट सेटअप मेरे पास रेडी है, तो मैं आपको थोड़ा सा सेटअप समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एक पेंडुलम है जिसको हम पेंडुलम बनाएंगे। तो यहाँ पे दो बॉल है मेरे पास, ठीक है। एक बॉल को हमने रोड के साथ कनेक्ट किया है ऐसे, और एक बॉल जो है वो थ्रेड से कनेक्टेड है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें दो केसेस हैं, एक सिंपल बॉल है बिना मतलब उसके रोड के, और यहाँ पे हमने रोड लगा रखी है। दोनों का एक बार मास देख लेते हैं कि कितना मास है। तो उसके लिए मेरे पास वेइंग स्केल है, मैं आपको मास दिखा देता हूँ। पहले इसका जरा देखते हैं। तो ये जो मास है हमारा, ये ऑलमोस्ट 25 से 26 ग्राम के बीच में है, ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो दूसरा मैं इसका भी जरा दिखा देता हूँ कि इसका कितना हमारा पास मास ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो मास है ये हमारा 30 से 31 ग्राम के बीच में है, ठीक है। तो हमने इन दोनों का मास देख लिया है, हमने मास चेक कर लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत एरर है, ध्यान रखिएगा। एक 25 से 26 है, एक 30 से 31 है, मतलब 4-5 ग्राम का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इतना डिफरेंस ऑलवेज रहेगा, आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। अब मैं इसको सबसे पहले जो रोड वाला है इसको यहाँ पे एक पेंडुलम बना देता हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक बैलिस्टिक पेंडुलम बन गया है, इसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम बोलेंगे बिकॉज हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बैलिस्टिक पेंडुलम की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको होल्ड कर दिया है। ओके, हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम इस बॉल से इसको हिट करने जा रहे हैं। ये जो बॉल आएगी इसको हम यहाँ से लॉन्च करेंगे और हम इस बॉल से इसको हिट करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको हिट करेंगे इस बॉल से, ठीक है। अब जब हिट करेंगे तो ऑब्वियसली ये कुछ स्पीड में आएगी और यहाँ से टकराएगी। हमें इसकी हाइट देखनी है कि कितनी हाइट से मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, और फिर ऐसे ही फिर दूसरे केस में जब थ्रेड होगा तब देखते हैं कि ये जब हम हिट करेंगे तो दोनों केस में कितना डिफरेंस है उसको देखते हैं। अच्छा, मैंने जो हाइट है इसको, क्योंकि हम पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो हाइट को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये पूरा एक लूप बनाए, पूरे एक सर्कल में घूम जाए, ठीक है। तो उस हाइट का हमने थोड़ा सा निशान लगा रखा है, और उसी हाइट से हम क्या करेंगे, फिर थ्रेड के केस को देखेंगे, ठीक है।
थ्रेड जो है उस बॉल को थ्रेड से लटकाएंगे और उसमें देखते हैं कि पूरा लूप बनता है कि नहीं बनता है। उस चीज को जरा ऑब्जर्व करते हैं, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसी चीज को हम परफॉर्म करके देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब जरा इस बॉल को लॉन्च कर रहा हूं और हमने हाइट ऑलरेडी हम क्योंकि इसको परफॉर्म कर चुके हैं तो हमें रफली पता है कि कौन सी हाइट से हम लॉन्च करेंगे तो पूरा एक लूप बना देगा। तो जरा देखिए, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। तो हमने आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। सुनील जी, आप रेडी हैं? ओके, 1 2 एंड 3। ओके, ये देखिए, ये इवन 3 लूप, 4 लूप, ये कई सारे लूप बना गया है। ठीक है, बट हमने देखा कि जो हमने हाइट से ड्रॉप किया है उस हाइट से ये पूरा घूम जा रहा है। अब एक काम करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, इस बार हम ये रोड नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे इस बार हम थ्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, इसकी जगह पे मैं अब थ्रेड लगा रहा हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इसको निकाल देता हूं। एक काइंड ऑफ बैलिस्टिक पेंडुलम बन गया हमारा ये, ठीक है। अब इसकी जगह पे मैं थ्रेड लगा रहा हूं, जरा देखिएगा, इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है उससे, और उतनी ही हाइट से फिर से इसको जरा हिट करवाते हैं बॉल को। और ये मास जो था बॉल का इस बार थोड़ा सा कम है, पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, 4-5 ग्राम का थोड़ा एरर है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो अब जरा देखिएगा, मैं उसी हाइट से यहां पे भी लॉन्च कर रहा हूं, ये सेम हाइट है, मैं चीट नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है। रेडी है सुनील जी? ओके, अब देखिए, अब ये पूरा लूप नहीं बनाया, अब ये पहले ही यहां से ही ये एक तरह से पैराबोलिक पाथ हो गया, पूरे सर्कल में नहीं आया। अगर मैं इसको पूरे सर्कल में लाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ज्यादा हाइट से इसको बॉल को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो कारण है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। इस केस में आप अगर पूरा लूप चाहते हो और पूरे सर्कल में घूमे तो उसके लिए स्पीड ज्यादा चाहिए, इस बॉल को, इसको ज्यादा स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा। तो पिछली जो इसके साथ इंपैक्ट हो रहा है बॉल का, उसकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो इस बॉल को ज्यादा स्पीड मिलेगी, तभी तो ये पूरा लूप बना पाएगी, ठीक है। जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर वाली हाइट से जरा इसको लॉन्च करता हूं। तो यहाँ पे पिछली बार हम यहाँ से लॉन्च कर रहे थे, अब मैं थोड़ा यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ। आई होप कि ये पूरा लूप शायद बन जाए, ठीक है, पूरे लूप में ये घूमे इस बार। तो ये थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको जरा रोकता हूँ हिलने से। ओके, आई थिंक रेडी है सुनील जी? 1 2 एंड 3। इस बार भी ये पूरे सर्कल में नहीं आई है, बीच में ये थोड़ी सी बीच में घूम रही है, ठीक है। तो एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा और ऊंची हाइट पे लेके आते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं मैं लॉन्चिंग पॉइंट को। जितना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, उतनी ये बॉल ज्यादा स्पीड से आएगी और उतना ज्यादा स्पीड से इसको टकराएगी और उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि ये सर्कल में घूमे, ठीक है। इसको ज्यादा स्पीड चाहिए इस बार, पिछली बार रोड वाले केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। जरा देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं इस बार मैं यहां से लॉन्च करूंगा, ठीक है। सुनील जी रेडी हैं आप? ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं छोड़ूंगा, 1 2 एंड 3। इस बार ये जो है, इस बार ये सर्कल बना रही है, ठीक है। इस बार आप देख सकते हो कि सर्कल जो है ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो आप देखो कि कितनी हाइट पे मुझे जाना पड़ा, जबकि पिछली बार जो हाइट थी वो समवेयर यहां पे थी। जो रोड के केस में जब पूरा लूप बन रहा था तो उस केस में हाइट काफी कम थी कंपेयर टू जो स्ट्रिंग वाला केस है उससे। इसके पीछे का जो कारण है वो आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।